हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यह फ्रांस में किले की जेल थी। ऑप्शन बी, आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे। ऑप्शन सी, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बास्तील का किला फ्रांस के किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे क्योंकि वहाँ पर लोगों को बंद कर देते थे जेल में। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1689, ऑप्शन बी 1779, ऑप्शन सी 1889 या ऑप्शन डी 1947। तो देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्रांति यानी 1789 के साथ फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? कितना विदेशी ऋण था? 2 अरब लीरवे, 12 अरब लीरवे, 10 अरब लीरवे या 2.8 अरब लीरवे। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के साथ कितना था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी 12 अरब लीरवे। लीरवे फ्रांस की मुद्रा का नाम है लीरवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लुई 16वां किस राजवंश से संबद्ध था? किस राजवंश के थे वो? बेंड्रिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बुर्बो राजवंश या बार्बिक राजवंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश के शासक थे। 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा, सब्जेक्टिव में नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, यही 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक को आपको टिक करना है। जो सही आंसर रहेगा उसी को टिक करना है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। एक एक करके जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलता रहेगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। कितना मस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना या फिर कर लगाना, कर मतलब टैक्स, कर हटाना, टैक्स को हटा देना, या दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कर लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? मुसोलिनो, नेपोलियन, लुई 16वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो वहाँ के शासक थे लुई 16वां, जो बड़ा भ्रष्टाचार शासक गुजरे, लोगों को बड़ी परेशान किए कसम से की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे ये लुई 16 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्र सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्र सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में या फिर बर्लिन में? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस कोर्ट में सभी लोग शामिल हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ?
लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब जाके बैठा? 1789 में, 1774 में, 1889 में या 1874 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्टेट से क्या अभिप्राय था? पहला सेंटेंस है अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन सी सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था, या फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था। तो स्टेट क्या था? पूरा फ्रांस, पूरा यूरोप 3 स्टेट में बटे हुए थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो ये क्या था? सामाजिक वर्ग का विभाजन था। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्ग का विभाजन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने, किसी ने भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महासभा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट या व्यवसायी और किसान। तो देखिए 18वीं सदी में सम्राट कोई वर्ग नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बास्तिल का पतन कब हुआ? बास्तिल को कब तोड़ा? 12 जुलाई 1789 को, 10 जुलाई 1789 को, 11 जुलाई 1789 को, या फिर 15 जुलाई 1789 को? तो बास्तिल का किला जो तोड़ा था वो 15 जुलाई 1789 को जब किला तोड़ दिया, सारे कैदी भाग गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी यानी उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, तो पादरी या फिर कुलीन वर्ग, व्यापारी या किसान। तो द्वितीय स्टेट में जो लोग शामिल थे वो कुलीन वर्ग लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो चलिए इसका ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरोध संघर्ष कर रहे थे। ऑप्शन बी है वे लोग पावरोटी की मांग कीमतों का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन सी है वे लोग बास्तिल को ढहाने का विरोध कर रहे थे। या लास्ट ऑप्शन है वे लोग बास्तिल के ध्वंसावशेष को बचाने का विरोध कर रहे थे। तो देखिए पावरोटी की कीमत जब बढ़ गई तो खाने पीने की सामग्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इसलिए वहाँ के लोग जो संघर्ष कर रहे थे वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, निरंकुश शक्तियों का? तो देखिए बास्तिल का किला जो था निरंकुश शक्तियों का, यानी राजा की हुकूमत था, तो राजा क्या करते थे बास्तिल का किला में लोगों को बंद करवा देते, तो निरंकुश शक्तियों का था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, कुलीन वर्ग। तो इसमें कौन लोग नहीं शामिल थे? कुलीन वर्ग, क्योंकि कुलीन वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट में आते थे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है?
ऑप्शन ए स्टेट्स जनरल का भंग होना, ऑप्शन बी बास्तिल का पतन होना, ऑप्शन सी राजा का फ्रांस से भागना, या रानी, ऑप्शन डी रानी का जिद्दी स्वभाव। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा बास्तिल का पतन, यानी बी इसका आंसर है, बास्तिल का पतन। क्वेश्चन नंबर 18 पहले पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे, यानी किसान लोगों को काम नहीं करते थे, तो वो कौन थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना, स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, या फिर कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, या फिर सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रसभा ने संविधान तैयार किया 1789 में, 1799 में, 1791 में या 1792 में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1791 में राष्ट्रसभा ने संविधान तैयार कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से पता होगा, इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, जब नहीं आएगा आप लोग नहीं टिक कर पाएंगे तो फिर मैं टिक कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। 21, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, प्रथम एवं द्वितीय स्टेट दोनों को, या तृतीय स्टेट को? तो देखिए फ्रांस में जो टैक्स जो देते थे वो सिर्फ तृतीय वर्ग के लोग देते थे, यानी तृतीय वर्ग से ही लिया जाता था टैक्स, और प्रथम और द्वितीय स्टेट ये दो लोग नहीं देते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा? लुई 16वां के हाथ में, लफायत के हाथ में, फ्रांसीसी सेना के हाथ में, या फिर पेरिस कम्यून के हाथ में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है, पेरिस कम्यून के हाथों में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो फ्रांसीसी समाज में किसानों की जो जनसंख्या थी 45% या फिर 60%, 75 या फिर 90%? तो 90% थी, सबसे ज़्यादा किसानों की आबादी थी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 में क्या है? 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो किसानों से कौन से कर लेते थे, कौन से टैक्स? टाइल का, टाइथ का, टेंस या टैक्स कर? तो कौन सा कर लेते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइल कर लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन कारावास या क्षमादान? तो लुई 16वां को मृत्यु दंड दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। आराम आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, सोते बैठते सिर्फ वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मस्ती के साथ एग्जाम दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? पादरी वर्ग को, बड़े व्यवसायी को, वकील को, या छोटे किसान को? तो इसका आंसर हो जाएगा पादरी को, पादरी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 27 पहले पढ़ते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना,
लुई 1674 में जब सम्राट बना। तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? अब चलिए इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे। ये तो ऑप्शन खैर सही है, बात तो सही है, युद्ध चल रहे थे, एक ऑप्शन हो गया। क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन डी तब तो आंसर होना नहीं चाहिए, क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता से राजकोष लूट लिया था। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, लुई 16वें की मृत्यु दंड कब दिया गया? 1791 को, 1792 को, 1789 को या 1793 को? तो लुई 16वां को जो मृत्यु दंड दिया गया था वो 1793 को दे दिया था। एकदम फंसी दे दलील सीधा। चलो क्वेश्चन में आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? एक होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट टैक्स देता है, अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट है, जो हम लोग सब लोग देते हैं। तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? टाइल था, लिबरे या एस्टेट? तो 29 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर जो था वो था टाइल कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राष्ट्र सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? राष्ट्र सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का, बेगार प्रथा का, दास प्रथा का या सामंत प्रथा का? तो इसका आंसर हो जाएगा दास प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा दास प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, रॉब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? रॉब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794, जुलाई 1791, जुलाई 1789, जुलाई 1795? तो गिलोटिन को कब चढ़ाया गया था? 1794 जुलाई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? अब देखो, चर्च में भी अलग से टैक्स देता था, टाइल, लिबरे, एस्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइल कर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? क्वेश्चन और आंसर दोनों को याद रखिएगा। जीरोदिस्त दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के या कागज़ के नोट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कागज़ के नोट चलाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, राज दरबार या सांसद? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 90 लाख, 1.5 करोड़, 2.3 करोड़ या 2.8 करोड़? तो उस वक्त फ्रांस की जनसंख्या थी 2.8 करोड़, यानी इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, रॉब्सपियर को गिलोटिन की भेंट चढ़ाया गया जुलाई 1792, जुलाई 1794, जुलाई 1796, जुलाई 1798?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1794। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लिबरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। तो लिबरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं था? कौन सी एक विशेषता फ्रांस के संविधान में 1791 में नहीं था? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। ऑप्शन बी, इसने स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की। ऑप्शन सी, कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन डी, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर है बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, यानी कोई राजा और शासक के खिलाफ नहीं बोलेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉब्सपियर या रूसो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी वो नेपोलियन बोनापार्ट ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? एक बुक है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर? तो इसके रचनाकार है लॉक महोदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? यह बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर लॉक महोदय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। यानी कौन थे? मॉन्टेस्क्यू साहब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं टाइल, सैन्य कर, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा जो डायरेक्ट कर देता था, जो प्रत्यक्ष कर होते थे, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे टाइल कर। क्या कहते थे? टाइल कर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला कब? फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1792 में, 1794 में, 1904 में या 1946 में? तो देखिए फ्रांस में महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था वो था 1946 में। कब मिला था? 1946 में, जब हमारा संविधान बन रहा था भारत में, तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने हेतु, या फिर ए और बी दोनों, या सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने के दबाव बनाने के लिए? तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, यह भी सही है। ऑप्शन बी में है कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, मतलब डी इसका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। 46 से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तीर्थ स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? कब किया गया था? 1789 में, या 1791 में, या फिर 1792 में, या 1804 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1789 में, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आराम आराम से देखिए। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया। टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय, हैदर अली तथा स्वामी दयानंद, बहादुर शाह जफर तथा स्वामी विवेकानंद, या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? नेशनल असेंबली ने कब
कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? ए सन 1784 में, बी सन 1789 में, सी सन 1781 में या डी सन 1793 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में, यानी बी इसका सही ऑप्शन है, यानी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। टाइप का अर्थ होता है सामान्य कर होता है, उत्पाद कर होता है, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टाइप का अर्थ होता है, क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद हम फिर आगे का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। किसान वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा पादरी वर्ग।